वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 31 जनवरी आपका साइंस का पेपर हो गया होगा, पर प्राइमरी में पेपर बहुत टफ़ आया था। जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा टफ़ पेपर आया। आई होप आपने पेपर अच्छे से किया होगा, कंसंट्रेशन से ध्यान से चीज़ें की होंगी तो पेपर अच्छे से अभी भी हो गया होगा। ठीक है, पेपर लेंदी था काफ़ी और चीज़ें भी बहुत ही अलग लेवल पर कर पूछी गई साइंस में इस बार। तो चलिए मैं आपको आंसर की इसकी बता देती हूँ कि किस तरह से क्या क्या आंसर हैं। एक बार आप अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। पहला 61 क्वेश्चन, ये 61 जो भी किसी बच्चे ने मुझे पेपर भेजा है तो उसमें उसका क्वेश्चन 61 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके उस जो सेट में है वो ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें करेक्ट मैचिंग करनी थी और अगर आप एक चीज़ समझ जाते तो उसके बाद यहाँ पर मैचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी बोला था, अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा था और अगर आप ध्यान से करते तो एक ही ऑप्शन से आप सारे आंसर निकाल देते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो हमारी बोन्स होती हैं, अस्थि होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन्हीं से तो हमारा कंकाल बनता है। तो जब बी का 4 होगा और बी का 4 होगा, ऐसा एकमात्र हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसका मतलब जो हमारी मूवमेंट कराती हैं बॉडी में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है ना, सिकुड़ना और शिथिलन, तो ये हमारी कौन करती हैं, हमारी पेशियाँ ही करती हैं, मसल्स ही करती हैं। और जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम हड्डियों से बनता है, अस्थि से बनता है। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बैंड, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ज्वाइंट जो चेस्ट बोन और बैक बोन को टुगेदर फॉर्म करके एनक्लोज करता है वो क्या होता है, वो आपका रिबकेज होता है, पसली पिंजर होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर ये बी वाला ऑप्शन आप कर लेते यहाँ पर तो इसका आंसर करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 62 पूछा गया। वो ये था, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। यहाँ भी बहुत ध्यान से करना था, हमें वो ग्रंथि बतानी थी जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो एड्रिनल है वो तो स्ट्रेस और हार्मोन, 2 तरह के हार्मोन ये भी रिलीज़ करती है। पेनक्रियास भी 2 तरह के हार्मोन करता है। लेकिन जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, मोर देन 9 टाइप्स के हार्मोन ये सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था। यहाँ पर पूछ रहा था 63 क्वेश्चन में कि कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना था। तो यहाँ पर जो सही कथन था वो ऑप्शन नंबर 4 था। कैसे, यहाँ पे कहा ऑल मेटल आर सॉलिड। हमने पढ़ा था जो हमारा मरकरी होता है वो मेटल है, वो धातु, और वो सॉलिड नहीं है। तो ये गलत हो जाता। ये कह रहा है सभी धातु कठोर होते हैं, सेम फिर से वही मरकरी हमने पढ़ा था वो कठोर नहीं होती, तो ये बात भी गलत है। ऑल नॉन मेटल आर गैसेज, जैसे हमने पढ़ा था कोल, कोयला, वो भी तो हमारा नॉन मेटल है, अधातु है, तो क्या वो गैस है? नहीं, तो ये बात भी गलत है। लेकिन जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, अतन्य होते हैं, उनमें तन्य वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेटल में होती है, धातु में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर 4 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 जो एग्जाम में पूछा गया, वाई इज़ अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है लेकिन बदल दिया है। यहाँ पर आंसर रेयॉन ही होगा। देखिए, जो रेयॉन है वो वुड के पल्प से मिलता है, तो ये हमें नेचुरल रिसोर्स, वुड जो है वो हमारी नेचुरल रिसोर्स है, तो वुड पल्प से मिलता है रेयॉन हमें, और ये मैन मेड फाइबर भी है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 काफ़ी अलग क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि बेस्ट सूटेड डोमेस्टिक फ्यूल, घरेलू ईंधन कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर बेस्ट सूटेड हमारा जो डोमेस्टिक फ्यूल होगा वो होगा एलपीजी। हम एलपीजी ही यूज़ करते हैं, या फिर गांव वगैरह में कांव डंग और लकड़ी का यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों में से ही सेलेक्ट करना है। अब हमारा ईंधन या तो कोई सा इन चारों में से एक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू जब मैं एलपीजी की बात करूँ तो बहुत सबसे हाई तो नहीं होती उसकी, है ना। एलपीजी की जो है वो मॉडरेट
मॉडरेट होती है। कैसी होती है कैलोरीफिक वैल्यू? मॉडरेट होती है। स्टेट कैसी होगी? देखिए यहाँ पर हम इसको गैस ही मानेंगे, भले ही वो स्टोर एज अ लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन जब वो रिलीज होती है तो वो गैस ही होती है ना। तो यहाँ पर वो गैस होगी और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होता है? वो मॉडरेट होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे हिसाब से बिल्कुल सी होना चाहिए। वो डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा होगा? वो सी होगा, क्योंकि देखिए काऊ डंग, अगर मैं काऊ डंग और लकड़ी ले लूँ तो उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ये हमने पढ़ा है। तो कम यहाँ पर फिर हो तो वो, लेकिन स्टेट लिखी है लिक्विड, तो काऊ डंग और जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं वो लिक्विड स्टेट में थोड़ी होती हैं। तो इस हिसाब से फिर जो बेस्ट है, बेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल है वो आपका एलपीजी ही होगा। तो एलपीजी के बारे में ही पूछ रहा था ये। तो एलपीजी जो है वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू उसकी सबसे हाई नहीं है, मॉडरेट में आती है और वो गैस की स्टेट में रिलीज होती है और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, ना कम ना ज़्यादा। देखिए सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका हो जाएगा? कोयले का, लकड़ियों का। इनको जलाने में बहुत समय लगता है तो इनके इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूँ तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो एलपीजी मॉडरेट में रख देंगे। तो यहाँ पर वो कौन सा फ्यूल था? वो नंबर सी वाला फ्यूल था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? इनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ बोलते हैं। ऑप्शन देखकर ही आप कर सकते थे। देखिए संकटापन प्रजाति तो है नहीं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, यहाँ पर लिखा है वो प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज़ की तो कोई बात ही नहीं है, तो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, सीधा सा आंसर कर सकते थे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 जो पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन ना देकर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए आया सब पढ़े वही है लेकिन पेपर को इतना चेंज कर कर दिया गया है इस बार, साइंस के लेवल को मतलब बहुत ही हाई रखा गया है इस बार। मेटल एक्स है, कोई मेटल एक्स है, ठीक है, मेरे पास मेटल एक्स था जो डिस्प्लेस कर देता है मेटल वाई को एक सॉल्यूशन में से। देखिए ये वाई को सॉल्यूशन में से तभी निकाल सकता है जब एक्स मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। इसका मतलब एक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने यही क्या कहा कि जो मेटल एक्स है वो डिस्प्लेस कर देता है मेटल वाई को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। लेकिन ये जो एक्स है ये वाई को तो निकाल देता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये जेड को नहीं निकाल पाता है। इसका मतलब जो जेड होगा वो एक्स से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी जो है ये एक्स जो है वो जेड को नहीं निकाल पा रहा सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर पूछा था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल फिर आपका जेड हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही था। ये यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 68, और इस बार काफ़ी अलग क्वेश्चन पूछ लिया उसने। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन एन सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। देखिए आपने अगर चैप्टर वाली वीडियो में देखा होगा ना, मैंने बताया था कि रफ़ सरफेस, जो रफ़ सरफेस होता है उसमें जो लाइट होती है वो डिफ्यूज़, लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है सरफेस पर, तो मतलब सरफेस पर आती है, उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है, तो वो क्या होती है, एक बिंदु पर तो मिलती नहीं है, क्योंकि रफ़ सरफेस है तो वो इधर जाएगी लाइन, इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, तो वहाँ पर क्या आपको कोई इमेज मिल पाएगी? नहीं, उस केस में आपको कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होता, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद कंप्लीटली डिफ्यूज्ड हो रही है, वो जो है विसरित हो रही है, इधर उधर जा रही है, और जब इधर उधर जाएगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन ही नहीं पाएगा, तो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, थोड़ा सा देखिए ब्लर हो रहा है, पेपर तो आपके पास होगा तो आप बस क्वेश्चन को समझ लें। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स, एक बॉक्स जो है लाइंग ऑन अ ग्राउंड इन हर रूम, एक रूम पर एक बॉक्स जो है वो पड़ा हुआ है, और रेशमा को शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज। अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना होगा। देखिए ये बैलेंस फोर्स चल रही है यहाँ पर अभी, लेकिन उसको ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए जो स्टैटिक फोर्स वहाँ पर कार्य कर रही है, स्टैटिक फिक्शन मतलब जो रुका हुआ फिक्शन जो उसको रोक कर रख रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, तभी जो वो बॉक्स है वो वहाँ से हिल पाएगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्थैतिक घर्षण, क्योंकि जब इस घर्षण से ज़्यादा फोर्स वो लगाएगी
तो सीधी सी बात है वो जो बॉक्स है वो हट जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में ही हमने देखा था। ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें बतानी थी, और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ऑप्शन नंबर 3 है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, हमने पढ़ा था जो ध्वनि है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो यही हमारा सही कथन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 71 पूछा गया। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कंप्राइज लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से यहाँ पर समुच्चय बताते हैं कि जो विद्युतहीन चालक हैं, जो द्रव विद्युत के अच्छे चालक यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको हटाने थे। विनेगर हमने पढ़ा है अच्छा चालक होता है, तो ये तो बाहर। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर भी विनेगर देख लिया, तो ये ऑप्शन भी बाहर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है टैप वाटर। टैप वाटर मैंने बताया था ये अच्छा चालक होता है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर हमने पढ़ा भी है, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए वीडियोज़ अच्छे से देखी थी, टॉपिक अच्छे से देखे थे तो क्वेश्चन हो जाते। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही टफ है, टफेस्ट कहेंगे। हाँ पेपर टफ है, लेकिन अगर चीज़ों को ध्यान से करके समझ के करते तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 जो पूछा गया, ये भी डायरेक्ट पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयरों से ही रिपीट कर कर इसको बनाया गया है। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन का समाविष्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज केमिकल चेंजेस, हमें बताने थे कौन केमिकल चेंजेस हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें रस्ट बन जाती है। बर्निंग ऑफ पेपर, इसमें ऐश बन जाती है, एक नया सब्सटेंस बन गया। डाइजेशन ऑफ फूड भी मैंने बताया था, वहाँ पर अभिक्रिया होती है, तो वो भी आपका केमिकल चेंज है। बाकी देखिए डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये तो पानी में उसको घोला गया, फिर इवेपोरेट करेंगे तो वो शुगर जो है अलग हो जाएगी, तो ये तो फिजिकल चेंज ही है। तो केमिकल चेंज जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही था। तो यहाँ पर आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन वही एवरेज स्पीड से ही आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर कर दे दिया, थोड़ा सा लॉजिकली करके क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या दिया गया। नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम, द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। ये देखिए मार्केट की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है उसके घर से। शी ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट। देखिए शुरू के 10 मिनट में, देखिए आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये 10 मिनट में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा घंटे में। शुरू के 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चली है, तो मैं देख लूँ उसने कितनी दूरी कवर की। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12, तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया शुरू में उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और जो मेरा टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, 4 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तो उसने कवर कर लिया, तो बचा हुआ कितना रह गया, 2 किलोमीटर और जाना है उसको, और इस 2 किलोमीटर को उसने 10 मिनट में कवर किया। उसके बाद वो 15 मिनट रुकती है और अपने दोस्त से बातचीत करने लगती है, तो 15 मिनट का समय और लग गया। और बाद में अब ये लास्ट में क्या करती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो यहाँ पर उसको कितना समय लगेगा, पहले हमें ये पता करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन टोटल टाइम अभी 10 15 और ये बाद वाला भी तो निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको टाइम को निकालेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 4 जा 8, तो यहाँ पर जो टाइम बाद में निकलेगा वो कितना होगा, 1/4। तो यहाँ पर मैं टोटल टाइम ये कहूँगी 10 प्लस 15, और बाद में जो टाइम लगा वो उसको लगा 1/4। 10 प्लस 15 कितना होगा, 25 मिनट। और 25 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तो 25/60 प्लस, और बाद में जो टाइम लगा उसको 2 किलोमीटर और जाने में, वो 8 की स्पीड से जा रही थी, तो समय लगा उसको 1/4। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 5/12 हो गया। तो हम इसको बोलेंगे 5/12 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ तो 5 ही रह जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/12। और ऊपर डिस्टेंस कितना था, वो 4 था, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12/8। 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 जो पूछा गया, यहाँ पर पूछ रहा था विच इज़ नॉट टू बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक नहीं होगा, ये हमें बताना है। देखिए बॉइलिंग से तो कोई मतलब, हाँ बॉइलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं तो वो जैसे समुद्र में होता है, समुद्र में यही तो होता है, भाप बन जाता है ना, तो वो सॉल्ट जो है वो अलग हो जाता है। तो बॉइलिंग तो है, उस प्रोसेस से हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही डिस्टिलेशन से भी, फिल्ट्रेशन से भी, लेकिन डिकेंटेशन से हम नहीं कर सकते। निस्तारण जो होता है उसमें क्या होता है, पानी जो है उसमें क्या होता है, जो मोटे मोटे कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो सॉल्ट है वो तो क्या होगा, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो वो डिकेंटेशन के मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 1 ही जो है वो यहाँ पर गलत होगा। यही कोई मेथड नहीं होगा मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सॉल्ट और वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 75, ये पूछ रहा था कि हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ शैडो फॉर्मेशन। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्यान के लिए किया जा सकता है। और ये टॉपिक सीरीज में हमने पढ़ा था शैडो फॉर्मेशन, ये वहीं से क्वेश्चन बना है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से शैडो फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए शैडो तभी बनती है, जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं, आप अगर लाइट में अपना हाथ लगा देंगे और उतनी ही जो लाइट है वो रुक जाएगी। और वो रुक क्यों गई, क्योंकि जो आपका हाथ है वो ओपेक है, वो लाइट को पास नहीं करने दे रहा है, और जितनी जगह से लाइट पास नहीं होगी उतनी ही जगह पर छाया बन जाएगी। तो लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल इसमें इंक्लूड है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। और एक दूसरी बात ये होगी इसमें, जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर जो शैडो फॉर्मेशन में दो कथन हम जिनको यूज़ कर सकते हैं वो होंगे, फिर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी और ए। बाकी लाइट ट्रेवल एट अ हाई स्पीड से कोई मतलब नहीं है शैडो का। लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल कलर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो शैडो होती है वो हमेशा ब्लैक होती है। तो बी और सी का कोई मतलब नहीं है शैडो फॉर्मेशन से, ए और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 जो था ये भी इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सही कथन को हमें यहाँ पर पहचानना था। तो यहाँ पर जो सही कथन था वो ऑप्शन नंबर 4 था। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्लेट सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल। जो चिकनी मिट्टी होती है, हमने देखा था जो क्लेट सॉइल होती है उसके कण सबसे छोटे होते हैं। तो चिकनी मृदा में महीन कणों का जो अनुपात होता है वो दुमटी मृदा की अपेक्षा उच्चतम होता है। जी हाँ, बाकी सारे आप कथन पढ़ के भी देखेंगे तो वो गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 77 पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल विटामिन सी का क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए एक ही ऑप्शन पकड़ना था, वहीं से आंसर हो जाता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम। ब्लीडिंग ऑफ गम मतलब स्कर्वी रोग है उसको, तो वो विटामिन सी की कमी से है। और 4 ऑप्शनों में से सिर्फ इसी ऑप्शन में था, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्स जो है वो मेरा विटामिन सी है, और वाई जो है यहाँ पर खनिज, यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, तो वो आपका आयरन हो जाएगा। और ये जो स्कर्वी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कौन से किस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, नींबू वंश के फल जो सिट्रिक फ्रूट हैं वो यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 जो एग्जाम में पूछा गया, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। देखिए साइंस के नेचर के बारे में ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। वो निष्पक्ष होते हैं, साइंस जो है वो निष्पक्षता पर ही आधारित होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ तब तक नहीं मान सकते जब तक कि वो निष्पक्ष नहीं है। मैं ये बोलूँ कि आप फिसल कर गिर रहे हैं तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइंस है वो साइंटिस्ट हैं वो टोटली ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अपने कार्य में तभी कोई चीज़ वो प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर एक अच्छा प्रकृति बताता है साइंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 रिपीट हुआ है, कोग्निटिव वैलिडिटी। और मैंने जब भी कहा था कोग्निटिव वैलिडिटी में, संज्ञानात्मक वैधता में आपको हमेशा क्या करना है कि वो बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। बच्चों की आयु के अनुसार होनी चाहिए कॉग्निटिव वैधता, ये हमने पढ़ा भी है। एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80
अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इन अपर प्राइमरी स्टेज साइंस कैरिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में कौन सा अनुशंसित है, मतलब कौन से रिकमेंड होते हैं। ए और बी तो बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू एवरीडे लाइफ, हमारे जो डेली के अनुभव होने हैं उनसे रिलेट करके होनी चाहिए बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो हैं अराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, तो ये बात होती है साइंस में, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, देखिए डिसिप्लिन की बात यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। बाकी 4 में क्या कह रहा है, अलोंग विद कॉन्सेप्ट लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने 6, 7, 8 की NCERT पढ़ी, ज़्यादा नियम और सिद्धांतों की हमने कोई बात ही नहीं करी, तो शायद अपर प्राइमरी लेवल पर ये नहीं है। ए और बी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। बाकी मुझे लग रहा है बच्चों ने ABDB कर दिया होगा, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। बाकी हम फाइनल आंसर की में देखेंगे, अभी इस आंसर को होल्ड पे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ए और बी ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने लॉज और थ्योरी जो है वो पढ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है हमें उनका परिचय देना चाहिए, उनको पेश करने की आवश्यकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें CTET में क्या होता है अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है ए और बी डी भी हो सकता है, तो इसको अभी हम होल्ड पर ही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस, साइंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही था। व्हेन अ थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेटर डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम अ लॉ, जैसे लॉ होते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसमें क्या होता है जब सिद्धांतों को वैज्ञानिक सबूतों के साथ बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है तो वही तो हमारे नियम बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बात सही होगी साइंस के विषय में। बाकी साइंटिस्ट रिले हैविली ऑन इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पर नहीं होते, ऐसा थोड़ी है कि ये कह रहा है कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास नहीं करते, हाँ कल्पना करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये भी गलत था। साइंस इज़ एबल टू सोल्व सोसाइटी के प्रॉब्लम, नहीं सोसाइटी के प्रॉब्लम से हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, देखिए जो आइडियाज़ हैं हम हर आइडिया को थोड़ी टेस्ट करते हैं, है ना, तो ये बात भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सबसे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक, आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर गिवन बिलो, जो इशू है जो इशू है एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने के लिए उसको कहा गया, तो कौन से आकलन संकेतकों को पहचानने में इशू जो है कहाँ गलत हो गई ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 3 में यहाँ पर गलत लिखा है, ये कह रहा है शी कॉन्क्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ रेनफॉल, ये गलत बात है। आर्द्रता की कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, जी नहीं, आर्द्रता की कमी से नहीं, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे देखा है जून जुलाई के समय क्या होती है, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से बारिश के चांसेस बार बार होते हैं, तो यही बात वो गलत बोल रही है कि आर्द्रता कम होगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, नहीं आर्द्रता ज़्यादा होगी तभी वर्षा ज़्यादा होगी। बाकी सारे पॉइंट सही हैं लेकिन वो यहाँ पर गलत है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति होगी। और हमने देखा था ये क्वेश्चन पिछली बार 3 ऑप्शंस के साथ था, उसमें 3 चीज़ें थी, तो कॉन्सेप्ट मैप भी वहाँ पर था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना यही लर्निंग गैप में यूज़ होता है। बाकी देखिए बहुत से बच्चों ने ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल कर दिया होगा, प्रैक्टिकल स्किल तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लिए होता है, लेकिन आपको लर्नर के गैप पता करने हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट मैप है, अवधारणा मानचित्र जो है, उसके थ्रू आप लर्नर के जो गैप हैं वो पता कर सकते हैं। ये साइंस में पॉजिटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, मतलब साइंस में। यू मे अडॉप्ट ऑल द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट, आप सारी चीज़ें करेंगे सिवाय एक को छोड़कर, तो वो ये है ऑप्शन नंबर 2। हम खाली ये नहीं कर सकते कि बी माइंडफुल दैट गर्ल्स
गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, नहीं, लड़कियां हमेशा हावी नहीं रहेंगी, तो इससे तो बॉयज़ जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो इससे तो एक निगेटिविटी आ जाएगी क्लास में। तो ये ही पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर सही होंगे, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए। क्यों? इट स्टूमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जी हाँ, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, क्योंकि उसमें बच्चा ज़्यादा सोचता है कि क्या आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पर बढ़ती है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, नहीं, यही नहीं होगा। डाइवर्जेंट में कभी भी हम सीधे आंसर पर नहीं पहुँचते, उसमें तो वो तो कन्वर्जेंट मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्ट आंसर जाते हैं। डाइवर्जेंट में तो बहुत सारे मल्टीपल आंसर होते हैं, जैसे ओपन एंडेड होता है, तो ये बिल्कुल ओपन एंडेड वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंट लिख दिया, वो भी ओपन एंडेड ही है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम इसलिए तो पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक सही आंसर नहीं देते, वो बहुत सारे आंसर देते हैं। तो बी तो यहाँ पर गलत है। ये सही उत्तर करने में दिशा प्रदान करता है, नहीं, सही उत्तर नहीं होगा यहाँ पर। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, बिल्कुल सोचने की युक्तियों को तो विकसित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सोचेगा। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। इट हेल्प इन एसेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन लर्नर। जी हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ACOD, मतलब ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व लर्नर इन। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। देखिए, एक टीचर है, प्रदर्शन डेमो कर कर दिखा रही है, तो वहाँ पर विजुअल भी है, ऑडियोटरी मतलब श्रवण और गतिबोधक सीखना, ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ पर सीखेंगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर हमें गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर क्लास फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। घनत्व पढ़ाना है और उसके लिए जांच उपागम का उपयोग करते हुए अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजक का क्रम बताना है। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को क्या कहेंगे, आओ बच्चों चलो पानी में खेलते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर इन टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, पहले उनको खेलने के लिए कहेंगे, और फिर वहाँ पर बच्चे उसी में देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो तैर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो पानी में डूब रहे हैं। तो सबसे पहले तो बी आएगा, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए बोलेंगे तो बच्चे एक्टिवली आएंगे, और उसके बाद ही बच्चे जो हैं आगे की चीज़ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अलाउ स्टूडेंट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक। उसके बाद टीचर ये कहेगी, अब उन ऑब्जेक्टों को पहचानो जो पानी में डूब रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं, तो बी के बाद ए आएगा, और सबसे लास्ट में फिर टीचर कहेगी, आस्क स्टूडेंट टू डिज़ाइन अ स्मॉल बोट दैट कैरी 1 kg ऑफ वेट। एक ऐसी बोट को डिज़ाइन करो जो 1 kg का वेट ले जा सके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वाई इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी। यहाँ पर बहुत आसान था, ये आपका कॉस्कुटा है, अमरबेल है, क्योंकि ये परपोशी होती है, ये दूसरों पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है। तो सिंपल था ये तो, है ना, पढ़ा हुआ था। तो शैवाल अपना खाना खुद बनाता है, घटपर्णी हो, है ना, मैपल वृक्ष हो, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होंगे। आंसर जो होगा वो होगा आपका कॉस्कुटा, यही है जिसमें हरित लवक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 जो एग्जाम में पूछा गया, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पहला ही कथन यहाँ पर सही था, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है लेकिन शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यही बात यहाँ पर सही है, वो चौड़ी तो ज़्यादा होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था, वो हमें बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही नहीं था, बाकी सारे कथन सही थे। द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ और कोल्ड कैटरपिलर, जी हाँ, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बात सही है। प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, नहीं,
कैटरपिलर के बाद 7 से 11 दिन में प्यूपा बनता है, और यहाँ पर बोल रहा है प्यूपा डेवलप्ड इनटू कैटरपिलर, नहीं ये गलत है, तो यही यहाँ पर गलत था, बाकी सारे सही थे। सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सीक्रेटेड बाय कैटरपिलर, जी हाँ। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ, जी हाँ, वही निकाला जाता है ककून, और उसी का बाद में हम तागा बनाते हैं, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर गलत था। तो इस तरह से सारे मैंने आंसर आपको बता दिए। देखिए फाइनल आंसर की ये नहीं है, हो सकता है, देखिए टॉपिक सीरीज़ में तो जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने सही बिल्कुल बता दिए हैं, लेकिन पेडागोजी में 1-2 क्वेश्चन में आंसर चेंज हो सकते हैं। बाकी मैंने अपना 100% दिया है कि सही आंसर की मैं आपको दे सकूं, ठीक है। तो आगे की तैयारी जो है अब हम रीट की करेंगे, या सुपर टेट की, या फिर जो यूपी टेट है, इन सब की तैयारी हम साइंस की अब आगे करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।